स्टूडेंट्स, हम डिस्कस कर रहे थे क्लास 11th में चैप्टर हाइड्रोकार्बन्स में एल्केन्स को हमने कंप्लीट कर लिया था। नेक्स्ट हमारा टॉपिक था एल्कीन्स। एल्कीन्स में हमने एल्कीन्स की प्रिपरेशंस एंड देयर स्ट्रक्चर्स वगैरह सब कुछ हमने इसमें कंप्लीट कर लिया था। आज हम बात करेंगे इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ की। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एल्कीन्स, अगर मैं इनकी स्टेट की बात करूं तो दीज हायर एल्कीन्स आर कलरलेस एंड ओडरलेस, कलरलेस एंड ओडरलेस। लेकिन यहाँ एक एक्सेप्शन है, दैट इज इथीन। इथीन क्या होता है? कलरलेस तो होता है लेकिन इसकी एक स्वीट स्मेल होती है, कलरलेस विद फेंट स्वीट स्मेल। ये इथीन के केस में होगा, ठीक है। नेक्स्ट, अगर मैं इनकी एग्जिस्टेंस की बात करूं, आपको पता है इनके अंदर कौन से फोर्सेस होते हैं? वीक वंडरवॉल फोर्सेस होते हैं। वीक वंडरवॉल फोर्सेस होने की वजह से जो इनकी एग्जिस्टेंस है उसके ऊपर काफ़ी इफेक्ट आता है। फर्स्ट, अगर C2 to C4 यानी यहाँ देखिए C4, इथीन से ब्यूटीन तक की हम बात करें तो दीज आर गैसियस इन नेचर, ठीक है। C5 अप टू C14 दीज आर लिक्विड इन नेचर एंड अप टू C14 ये क्या होते हैं? सारे सॉलिड्स होते हैं। एल्कीन्स में ये जो आपने गैसियस, लिक्विड और सॉलिड के बेस के ऊपर जो इनकी एग्जिस्टेंस की बात की है ड्यू टू वीक वंडरवॉल फोर्सेस, क्योंकि देखिए अगर आपके पास स्मॉल साइज के एल्कीन्स हैं तो उनके बीच क्या होगा? साइज छोटा होने की वजह से गैप होगा, गैप होने की वजह से वीक वंडरवॉल फोर्सेस ज़्यादा होंगे, वीक वंडरवॉल फोर्सेस ज़्यादा होंगे तो नेचर कैसा होगा उनका? गैसियस इन स्टेट होगी। ऐसे C5 टू C14 तक क्या होगा? थोड़ा साइज बढ़ेगा, साइज बढ़ेगा तो वीक वंडरवॉल जो फोर्सेस है उनका डिस्टेंस कम होगा, जिस आप उनकी एग्जिस्टेंस कैसी होगी? लिक्विड होगी। एंड अप टू C14 ये कैसे फॉर्म में होते हैं? सॉलिड फॉर्म में होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज मेल्टिंग पॉइंट। एल्कीन्स हैव हायर मेल्टिंग पॉइंट देन एल्कीन्स। एल्कीन्स के कंपैरिजन में इनका हायर मेल्टिंग पॉइंट होता है। क्यों हायर मेल्टिंग पॉइंट होता है? ड्यू टू पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड। पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड क्या है? अपने आप में इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज है। अगर इसके ऊपर कोई इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है, ठीक है, तो इनका मेल्टिंग पॉइंट भी, पोलराइजेशन क्या हो जाएगा? ज़्यादा हो जाएगा। पोलराइजेशन ज़्यादा होएगा तो क्या होगा? इनका मेल्टिंग पॉइंट भी बढ़ेगा। जैसे जैसे साइज बढ़ रहा है तो इनका मेल्टिंग पॉइंट बढ़ेगा। लेकिन यहाँ इफ वी कंपेयर मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सिस एंड ट्रांस, देन ट्रांस पोजेस हाई मेल्टिंग पॉइंट देन सिस बिकॉज ट्रांस हैव सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर्स सो दे फिट बेटर इन लैटिस। तो ट्रांस के केस में क्या होगा? मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होगा एज कंपेयर टू सिस। नेक्स्ट है बॉइलिंग पॉइंट। दे शो रेगुलर ग्रेजुएशन, यानी इनमें जैसे जैसे साइज बढ़ेगा आपका एल्कीन्स का, मीथीन तो होता ही नहीं, इथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन, अगर इनके केस में साइज बढ़ रहा है, आपका मोलिकुलर मास बढ़ रहा है तो बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज होगा। विद इंक्रीज इन कार्बन एटम, कार्बन एटम का नंबर इंक्रीज हो रहा है, वंडरवॉल फोर्सेस इंक्रीज हो रहे हैं, सो बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा आपका? इंक्रीज होगा। बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज विद इंक्रीज इन ब्रांचिंग। बॉइलिंग पॉइंट यहाँ क्या बोल रहा है? केस यहाँ देखो, बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज होएगा किस केस में? अगर आपकी ब्रांचिंग बढ़ेगी। ब्रांचिंग बढ़ेगी तो क्या होगा? सरफेस एरिया कम होगा। देखो आप प्रोपेन को एक तो इस फॉर्म में लिखें, ठीक है, एक आप इसकी ब्रांचिंग कर दें, दैट इज ऑल्सो प्रोपेन ना, ठीक है, कहीं भी एक डबल बॉन्ड लगा दीजिए। ये क्या? प्रोपीन आपका। अगर इस ब्रांचिंग फॉर्म में लिखोगे आप तो क्या होएगा? सरफेस एरिया कम होएगा तो बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा? कम होगा, क्योंकि इसको तोड़ने के लिए आपको क्या चाहिए? ज़्यादा एनर्जी चाहिए चेन वाले को तोड़ने के लिए, लेकिन ब्रांचिंग वाले को तोड़ने के लिए कम एनर्जी चाहिए। सो इस केस में क्या होगा? बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज होएगा विद इंक्रीज इन
ब्रांचिंग एज अ सरफेस एरिया रिड्यूस वंडरवॉल फोर्सेस डिक्रीज, क्योंकि वंडरवॉल फोर्सेस क्या हो जाएंगे, डिक्रीज हो जाएंगे, देयरफॉर बॉइलिंग पॉइंट आल्सो डिक्रीज। आउट ऑफ सिस एंड ट्रांस, ट्रांस हैज लो बॉइलिंग पॉइंट एंड सिस पोजेस हाई बॉइलिंग पॉइंट। क्यों सिस का हाई बॉइलिंग पॉइंट होता है भाई, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, डायपोल मोमेंट होता है। आपने लास्ट लेक्चर में देखा था इनके अंदर क्या होता है, डायपोल मोमेंट होता है, क्योंकि पोलैरिटी की वजह से अगर सेम चार्ज एक ही तरफ लाई करेगा, ठीक है, तो क्या होगा, पोलैरिटी आएगी, पोलैरिटी आएगी, पोलैरिटी बढ़ेगी, पोलैरिटी बढ़ेगी तो क्या होगा, पोलर नेचर इंक्रीज होगा तो डायपोल मोमेंट भी इंक्रीज होगा। इस वजह से सिस के केस में क्या होता है, डायपोल डायपोल इंटरेक्शन होता है। पहले तो डायपोल डायपोल फोर्स, पहले वीक वंडरवॉल फोर्सेस थे और ज़्यादा फोर्स हो गए, अब उनको ब्रेक करने के लिए आपको क्या लगेगी, ज़्यादा एनर्जी लगेगी। इस वजह से जो है सिस के केस में बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है। डायपोल मोमेंट का केस अभी जो हमने लास्ट 1 मिनट पहले डिस्कस किया, डायपोल मोमेंट, सिस हैव सर्टेन डायपोल मोमेंट। सिस के पास क्या होता है, कुछ ना कुछ डायपोल मोमेंट होता है, ठीक है, बट ट्रांस हैव जीरो डायपोल मोमेंट। ये क्या होता है, अगर यहाँ नेगेटिव है यहाँ नेगेटिव है तो वो कैंसिल आउट हो जाता है। एज बोथ डायपोल आर इन अपोजिट डायरेक्शन देयरफॉर दे कैंसिल ईच अदर इफेक्ट, दोनों के इफेक्ट को वो क्या कर देते हैं, कैंसिल आउट कर देते हैं। इस वजह से जो है ट्रांस के केस में डायपोल मोमेंट जीरो होता है, ठीक है। सिस के केस में डायपोल मोमेंट होता है बिकॉज वहाँ पर सिस का नेचर क्या होता है, ज़्यादा पोलर होते हैं एज कम्पेयर टू ट्रांस। नेक्स्ट सोलिबिलिटी, एल्किन्स हैव ग्रेटर सोलिबिलिटी देन एल्किन्स। एल्किन्स के कंपैरिजन में इनकी ग्रेटर सोलिबिलिटी होती है। सोलिबिलिटी विद इंक्रीज इन इंक्रीज कार्बन एटम, जैसे जैसे आपका कार्बन एटम का नंबर इंक्रीज होएगा तो सोलिबिलिटी भी इंक्रीज होएगी। लोअर मेंबर आर स्पारिंगली सोलेबल, या फिर पार्शियली सोलेबल बट सोलेबल इन ऑर्गेनिक सोलवेंट लाइक बेंजीन, ईथर, कार्बन टेट्राक्लोराइड, CCl4 में ये क्या होते हैं, सोल्यूबल होते हैं, जो लोअर मेंबर्स होते हैं। ये था इनका सोल्यूबिलिटी का कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट हम बात करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कीन्स की। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से आपकी केमिकल प्रॉपर्टीज जो है स्टार्ट हो रही हैं एल्कीन्स की। मेजर 2 टाइप ऑफ प्रॉपर्टीज, फर्स्ट इज इलेक्ट्रोफिलिक एंड सेकेंड इज ऑक्सीडेशन and third one is also here polymerization। 3 प्रॉपर्टीज की हम इसके अंदर डिस्कशन करेंगे। फिर फर्स्ट वन इज इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन कैसे, ये केमिकल जो एडिशन होगा किसका, हाइड्रोजन का विद हैलाइड, हाइड्रोजन हैलाइड की आप इसके अंदर क्या करोगे, एडिशन करोगे, हाइड्रोजन प्लस हैलाइड, यानी आपका हाइड्रोजन हैलाइड। इसमें रिएक्शन कैसे करोगे, फर्स्टली तो आप प्रायोरिटी ऑर्डर देखिए, इसमें जो भी आपका एल्कीन्स लोगे, आप एल्कीन्स लिए आपने, साथ में आपका कोई भी HX यानी हाइड्रोजन हैलाइड, तो आपका क्या बनेगा, एल्कली हैलाइड। इस कंडीशन में क्या होगी, आपकी रिएक्शन होगी, ठीक है। लाइक एडिशन ऑफ हैलोजन, जिस टाइम आप हैलोजन का एडिशन करोगे, आपने इथीन लिया, इथीन में ब्रोमीन का एडिशन किया कार्बन टेट्राक्लोराइड की प्रेजेंस में, तो आपके पास किस चीज की फॉर्मेशन हुई, विसिनल डाई हैलाइड की। ये क्या आपका विसिनल डाई हैलाइड। विसिनल डाई हैलाइड क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि जो पड़ोस पड़ोस के कार्बन है दोनों के साथ क्या है, आपका हैलोजन ग्रुप अटैच है। तो ये था 1,2 डाई ब्रोमो इथीन। नेक्स्ट जो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी होगा हैलोजन के केस में, फ्लोरीन ज़्यादा रिएक्शन शो करेगा एज कंपेयर टू क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। ये था एडिशन ऑफ हैलोजन्स। हैलोजन लाइक ब्रोमीन और क्लोरीन एड अप टू एल्कीन टू फॉर्म विसिनल डाई हैलाइड्स इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड, ठीक है। जो in case of addition of fluorine the reaction occurs so violently that it leads to explosion as it is exothermic reaction। फ्लोरीन के केस में एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी, यानी हीट काफ़ी अमाउंट में इवोल्व होगी आपकी। इन केस ऑफ एडिशन ऑफ आयोडीन, वो तो हमने ब्रोमीन का एडिशन किया था, लेकिन जिस टाइम आयोडीन का एडिशन करोगे तो रिएक्शन टेक्स प्लेस अंडर स्पेशल कंडीशन, एंड जो रिएक्शन होगी वो आपकी कैसी होगी, रिवर्सिबल रिएक्शन होगी। ये कुछ पॉइंट है जो आपको रिमाइंड करने हैं। देन दिस रिएक्शन इज ऑल्सो कंसिडर टू टेस्ट फॉर अनसेचुरेशन। जो आपने अभी ये रिएक्शन की है ब्रोमीन के साथ, ये एक अनसेचुरेशन टेस्ट के लिए भी यूज की जाती है, ठीक है। जो एल्कीन्स एंड एल्काइंस के, ब्रोमीन वाटर टेस्ट भी बोलते हैं आप इसको,
ये 1 मार्क्स में क्वेश्चन आ जाते हैं भाई। ब्रोमीन वाटर टेस्ट क्या होता है? दिस टेस्ट गिव्स यू बिलो, जैसे आपने प्रोपीन लिया, उसमें ब्रोमीन ऐड किया, डार्क ब्राउन लिक्विड सॉल्यूशन होता है ब्रोमीन का, लेकिन आपने उसको जैसे ही CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड की प्रेजेंस में रिएक्शन को कैरिड आउट करवाया तो आपके पास बना 1,2 डाइब्रोमोप्रोपेन। लेकिन ये कैसे है? कलरलेस सब्सटेंस। यहाँ तो आपका कलर था ना, ब्राउन कलर था इधर तो, इस केस में तो, लेकिन जैसे ही आपने CCl4 की प्रेजेंस में रिएक्शन को कैरिड आउट करवाया तो ये क्या होगी? कलरलेस सब्सटेंस की फॉर्मेशन होगी, एल्केन्स की फॉर्मेशन होगी, ठीक है। लेकिन यहाँ ये आप इसको कैसे लिखोगे? जो रेडिश ऑरेंज कलर था ब्रोमीन सॉल्यूशन का इन CCl4 इज डिस्चार्ज व्हेन ब्रोमीन एड अप टू एन अनसेचुरेशन साइट, दिस रिएक्शन इज यूज्ड फॉर अनसेचुरेशन टेस्ट। आपने जैसे ब्रोमीन को ऐड किया किसके अंदर? अनसेचुरेशन कंपाउंड कौन से? आपके एल्कीन्स और एल्काइंस के अंदर जैसे ही आप ब्रोमीन को ऐड करोगे तो वो अगर आपका बाद में कलरलेस सॉल्यूशन मिलता आपको CCl4 की प्रेजेंस में, तो आप ये बता सकते हो कि आपने जो प्रोडक्ट लिया वो क्या, एक अनसेचुरेटेड कंपाउंड है, लाइक या फिर एल्कीन्स है या फिर एल्काइंस है। कंफ्यूजन दूर करने के लिए होता है। जैसे मैं आपको कोई भी कंपाउंड दे दूं, मैं पूछूं ये एल्कीन्स है या एल्कीन्स है, तो आप उसके ऊपर ब्रोमीन टेस्ट लगा के देख लीजिए। अगर आपका कंपाउंड कलरलेस हो रहा है तो वो क्या होगा? आपके पास ऑब्वियसली अनसेचुरेटेड कंपाउंड होगा, लाइक एल्कीन्स या फिर एल्काइंस। नेक्स्ट है हेलोजन एसिड्स का कैसे आप रिएक्टिविटी ऑर्डर देखोगे। सबसे पहले HI, HBr, HCl, जैसे जैसे आप नीचे की तरफ बढ़ोगे आपका नंबर इंक्रीज होगा। आपने ये ऑलरेडी पीरियोडिक टेबल वाले चैप्टर में किया है कि रिएक्टिविटी क्या होती है? इंक्रीज होती है डाउन द ग्रुप, ठीक है। HI हैज वीक बॉन्ड बिकॉज of incomparable size, that is the reason its reactivity is high toward this reaction। आपने एक सिमेट्रिक एल्केन लिया, यहाँ एल्केन लिया, उसमें HBr का एडिशन करवा रहे हो आप, तो आपके पास बना ब्रोमो इथेन, ये ठीक है, आसानी से बन जाएगा आपका प्रोडक्ट। लेकिन अगर मैं बात करूं अनसिमेट्रिक एल्केन्स की, अनसिमेट्रिक एल्कीन्स की, लाइक दैट प्रोपीन, प्रोपीन का जिस टाइम आप HBr के साथ यानी हेलोजन्स और हाइड्रोजन हैलाइड के साथ आप रिएक्शन करवाओगे तो आपको मिलेगा 2 ब्रोमोप्रोपेन। एक तो ये है कंडीशन कि 2 ब्रोमोप्रोपेन मिले, तो दूसरी कंडीशन क्या होगी? आपको क्या मिलेगा? CH3 CH2 प्लस यहाँ आपका CH2Br, ठीक है। एक कंडीशन ये मिलेगी आपको, आप इसको क्या नाम दोगे? 1 ब्रोमोप्रोपेन। अब ये कैसे बताओगे कि आपका जो मेजर प्रोडक्ट है 2 ब्रोमोप्रोपेन मेजर प्रोडक्ट है या 1 ब्रोमोप्रोपेन मेजर प्रोडक्ट है? ये तो आपको बताना होगा। इस चीज के लिए आपके पास आया एक रूल, दैट इज मार्कोनिकोव रूल। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रूल। प्लीज स्टूडेंट बी प्रिसाइज नाउ एंड बी अटेंटिव ऑल्सो। This is a very important rule according to your organic chemistry, Markovnikov rule। क्योंकि हमने क्या देखना है? Br will attach to the last carbon atom और middle one। ये last carbon के साथ attach होएगा या middle वाले के साथ, तो उसके लिए आया Markovnikov rule। According to this, addition of any group in unsymmetric alkene, the negative part of the reagent will attach itself to the carbon atom carrying lesser number। उस कार्बन के साथ अटैच होएगा जहां पर क्या होंगे? लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन होंगे, लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन, एंड हाइड्रोजन गोज टू द कार्बन विद मैक्सिमम नंबर ऑफ हाइड्रोजन। और जो हाइड्रोजन आपका वो कहाँ जाएगा? मैक्सिमम नंबर ऑफ हाइड्रोजन जहां होगी उसके साथ अटैच होगा। बट इफ द रिएक्शन अकर इन द प्रेजेंट, ये छोड़ो, एक बार आप मार्कोनिकोव रूल देखो। मार्कोनिकोव रूल आपको क्या बताते हैं राजे? स्टेट दैट नेगेटिव पार्ट, हियर आई एम रिटन, स्टेट्स दैट जो आपका नेगेटिव पार्ट होगा ऑफ द एडिंग मोलिक्यूल, जो भी आप मोलिक्यूल ऐड कर रहे हो जैसे HBr के केस में, गेट अटैच्ड, ये क्या हो जाएगा? अटैच हो जाएगा टू दैट कार्बन एटम पोसेस lesser number of hydrogen atom।
जिसके पास क्या होंगे, लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम होंगे। अब इस केस में देखिए आपने क्या लिया था, HBr, ये कैसे ब्रेक होएगा, H पॉजिटिव Br नेगेटिव, ऐसे ही ब्रेक होएगा। अब जो ये H पॉजिटिव है ये क्या है, किसकी तरह काम करेगा, आपका इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करेगा, ऐसे ही काम करता है ना, ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करेगा। अब जो आपका जैसे क्वेश्चन में आपने लिया था ये प्रोपीन, अब जो ये पार्ट है ये कहाँ अटैक करता है, आपको पता है ये हमेशा किसकी तरफ अटैक करता है, जहाँ जो है आपका डबल बॉन्ड होता है, ये इसके ऊपर इसने आके यहाँ अटैक किया। जैसे ये अटैक करेगा अब आपके पास दो पॉसिबल कंडीशन होंगी, या तो ये कहाँ अटैच हो जाए, इसकी तरफ अटैच हो जाए, ये बॉन्ड ब्रेक हो गया ना। अब ये हाइड्रोजन या तो इसकी तरफ अटैच होएगा, इसकी तरफ, या फिर इसकी तरफ, पहले यहाँ अटैच करो और दूसरी तरफ क्या आ जाएगा आपका CH2, ये ऐसे। दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है आपके पास, CH3 CH एंड CH3, अब ये हो गया पॉजिटिव, अब हाइड्रोजन यहाँ के अटैच हो गया। अब देखो आपके पास दो कार्बोकेटाइन हो गए, लेकिन हमने कार्बोकेटाइन का एक केस देखा था कि जो टर्शरी कार्बोकेटाइन होते हैं वो ज़्यादा स्टेबल होते हैं एज कम्पेयर टू सेकेंडरी एंड प्राइमरी। यही होता है ना कार्बोकेटाइन का रिएक्टिविटी ऑर्डर, कार्बोकेटाइन के केस में रिएक्टिविटी यही होती है आपकी, टर्शरी मोर स्टेबल देन सेकेंडरी एंड प्राइमरी। तब क्या होगा, ये कैसा आपका, ये सेकेंडरी है क्योंकि ये फर्दर दो कार्बन से अटैच है, ये वाला कार्बोकेटाइन एक इस कार्बन से एक इस कार्बन से अटैच है, लेकिन ये क्या है, सिंगल से अटैच है, तो ये क्या है, प्राइमरी कार्बोकेटाइन। तो जो अब आपका क्या है, Br है, देखिए यहाँ जो आपने Br लिया था, दैट इज इन नेगेटिव पार्ट, ये नेगेटिव पार्ट कहाँ को अटैच होएगा, पॉजिटिव की तरफ ये अट्रैक्ट होता है ना। तो आपके पास क्या बन गया, CH3 CH CH3 Br, यही हमारा प्रोडक्ट था। पता चल गया आपको कैसे मार्कोनिकोव रूल ने काम किया और क्यों जो है ये यहीं अटैच हुआ, ये यहीं अटैच हुआ, क्यों ये प्रोडक्ट माइनर प्रोडक्ट हुआ, साइड वाला जो सेकंड प्रोडक्ट है, और ये क्या हुआ आपका मेजर प्रोडक्ट। पता चल गया, ये था मार्कोनिकोव रूल। मार्कोनिकोव रूल क्या कहता है आपको, जो आपका मोलिक्यूल है या फिर हाइड्रोजन है वो किसकी ओर अटैच होएगा, लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन, lesser number of carbon atom carrying lesser number of hydrogen and hydrogen goes to the carbon with maximum number of hydrogens। ये रूल आपको पता चल गया। और कार्बोकेटाइन कौन सा स्टेबल होता है, हमेशा सेकेंडरी कार्बोकेटाइन स्टेबल होगा एज कंपेयर टू प्राइमरी। नेक्स्ट है एंटी मार्कोनिकोव रूल। एंटी मार्कोनिकोव रूल की यहाँ डेफिनेशन देख लीजिए एक बार। बट इफ द रिएक्शन अकर इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड लाइक बेंजोइल पेरोक्साइड, बेंजोइल पेरोक्साइड की प्रेजेंस में अगर आपकी रिएक्शन हो रही है, दिस रूल दैट इज फॉलो इज कॉल्ड एंटी मार्कोनिकोव रूल या फिर खराश इफेक्ट। आप इसको क्या भी बोल सकते हैं, खराश इफेक्ट्स भी बोल सकते हैं। एंड दिस इज वैलिड ओनली फॉर HBr, ये केवल HBr के केस में ही वैलिड होगा, जो आपका एंटी मार्कोनिकोव रूल है। अभी तो हमने मार्कोनिकोव रूल देखा, नेक्स्ट हम बात करेंगे एंटी मार्कोनिकोव रूल की। एंटी मार्कोनिकोव रूल, इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड एडिशन ऑफ HBr टू अनसिमेट्रिक एल्केन लाइक proper takes place contrary to the Markovnikov rule। According to this, negative part जो होगा here, एक सेकेंड, negative part attached to the carbon atom with maximum number of hydrogen and positive part attached to the carbon lesser number of hydrogen। जो positive part है वो तो lesser number of hydrogen की और अटैच होएगा, और जो नेगेटिव पार्ट है वो मैक्सिमम नंबर ऑफ हाइड्रोजन की ओर अटैच होएगा। ठीक है, जैसे आपने प्रोपीन का एग्जाम्पल लिया, प्रोपीन के केस में क्या था, देखिए एक बार, प्रोपीन के केस में प्लस आपने HBr लिया, HBr बेंजोइल पेरोक्साइड की प्रेजेंस में, बेंजोइल पेरोक्साइड यानी बेंजोइल पेरोक्साइड C6H5CO2, ये आपका बेंजोइल पेरोक्साइड, ऐसे होता है ना बेंजोइल पेरोक्साइड। इसकी प्रेजेंस में क्या बन गया आपके पास, ब्रोमोप्रोपेन। अब ये कैसे बना, दिस इज अ बिग टास्क, ये कैसे बना, इसकी एक मैकेनिज्म है, मैकेनिज्म देखिए आप इसकी, आप कैसे लिख सकते हैं इसको बेंजोइल पेरोक्साइड को, ये ठीक है।
अब इसमें क्या होगा, होमोलिटिक क्लीवेज होएगा। होमोलिटिक क्लीवेज होने की वजह से फ्री रेडिकल की फॉर्मेशन हो जाएगी दोनों तरफ। अगर ये बीच में से ब्रेक करोगे आप इसको ऐसे, तो दोनों तरफ क्या हो जाएगी, फ्री रेडिकल की फॉर्मेशन हो जाएगी। साथ में आपका O2 भी था ना, फ्री रेडिकल की फॉर्मेशन हो जाएगी। यहां तक तो ठीक है, लेकिन आगे क्या होगा, जो आपका C6H5 था इसके साथ क्या है, HBr है। अब ये HBr क्या करेगा, ये ऐसे ब्रेक हो जाएगा यहाँ बीच से, बिल्कुल होमोलिटिक क्लीवेज इसमें हुई। अब ये क्या करेगा, H आके अपना इसके साथ अटैच हो जाएगा बेंजीन के साथ, फिर पेरोक्साइड के साथ, और ब्रोमीन क्या रह जाएगा, फिर से फ्री रेडिकल की कंडीशन में रह जाएगा। अब जो ये ब्रोमीन फ्री रेडिकल की कंडीशन में था, ये किसके साथ रिएक्शन करेगा, आपके एल्कीन के साथ रिएक्शन करेगा, क्योंकि हमने रिएक्शन किसके साथ करवानी है, एल्कीन के साथ ही रिएक्शन करवानी है ना। अब इसने एल्कीन के साथ रिएक्शन की तो दो आपके पास प्रोडक्ट बने। फर्स्ट आपके पास सेकेंडरी रेडिकल वाला प्रोडक्ट बना, एंड एक ये आपके पास प्राइमरी वाला बना। फिर वही मेजर प्रोडक्ट कौन सा होगा आपका, जो सेकेंडरी प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा, मेजर प्रोडक्ट होएगा। अब जो ये मेजर प्रोडक्ट है, ये फर्दर HBr के साथ रिएक्शन शो करेगा। ठीक है, जैसे ये HBr के साथ रिएक्शन शो करेगा, देखिए मैं यहाँ लिख देती हूँ, जो CH3CH CH2Br, यही है ना आपका सेकेंडरी, यहाँ आपका फ्री रेडिकल प्लस HBr। अब इसके साथ ही फर्दर रिएक्शन करेगा तो आपका प्रोडक्ट बनेगा CH2CH2Br, ऐसे ही बनेगा ना। ये हाइड्रोजन किसके साथ अटैच हो जाएगा, इसके साथ अटैच हो जाएगा। रिएक्शन समझ आई, ये था आपका एंटी मार्कोनिकोव रूल। वी नो सेकेंडरी फ्री रेडिकल मोर स्टेबल, देयरफॉर द प्रेफर्ड प्रोडक्ट इज गोइंग टू बी दैट विच हेल्प्स यील्डिंग सेकेंडरी फ्री रेडिकल। आपको पता है जो सेकेंडरी फ्री रेडिकल होते हैं वो ज्यादा स्टेबल होते हैं एज कम्पेयर टू प्राइमरी। मार्कोनिकोव रूल इज फॉर all attacking agent and anti-Markovnikov rule is only for HBr due to thermodynamic reason। इसके कुछ thermodynamic reason है, इसकी वजह से केवल HBr में ही अप्लाई होगा, HI HF इनके लिए ये अप्लाई नहीं होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं एडिशन ऑफ वाटर। अब एडिशन ऑफ वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ फ्यू ड्रॉप ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4 एल्कीन रिएक्ट विद वाटर टू फॉर्म एल्कोहल्स। अब ये क्या बनाएगा, एल्कोहल बनाएगा, किसकी प्रेजेंस में, अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकोव रूल। यहाँ मैंने स्पेशल लिख के दिया है, मार्कोनिकोव रूल के अकॉर्डिंग। आपने इथीन लिया प्लस वाटर, सेम प्रोसेस वही मार्कोनिकोव रूल वाला वही चलेगा सारा सिस्टम। आपके पास इथेनॉल की फॉर्मेशन हो गई। कैसे हुई अभी ये इथेनॉल की फॉर्मेशन, H ये क्या था आपका, इस तरीके से ब्रेक हो गया। अभी वही इसकी आगे दो फर्दर कंडीशन होंगी, ये कैसे अटैच हो सकता है, या तो CH3 प्लस ये यहाँ CH2 ऐसे हो, ये ऐसे। ठीक है, अब क्या होगा, अब आपने कौन सा स्टेबल प्रोडक्ट बनाना है वो देखना होगा। जैसे प्रोपीन के केस में देख लीजिए, ये मैं प्रोपीन का एग्जांपल कर रही थी आपके लिए, ये वाटर होगा, फिर आपके पास क्या बन जाएगा, 2 प्रोपेनल, या फिर 2 मिथाइल प्रोपेन के केस में वाटर की जिस टाइम आप रिएक्शन करवाओगे तो 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ओल की फॉर्मेशन हो जाएगी। ये क्या है, एक टर्शरी कार्बोकेटाइन की प्रेजेंस से बनेगा, और टर्शरी कार्बोकेटाइन की प्रेजेंस से बनता है तो ये क्या होगा, ज़्यादा स्टेबल होगा। नेक्स्ट है आपकी ऑक्सीडेशन रिएक्शन। जो ऑक्सीडेशन अक्कर होगा एल्कीन्स के केस में कैन बी ऑक्सीडाइज टू विसिनल ग्लाइकॉल्स, कीटोन्स, कार्बोक्सिलिक एसिड, और यूजिंग डिफरेंट रिएजेंट की प्रेजेंस में आप ऑक्सीडेशन रिएक्शंस को कैरिड आउट करवा सकती हैं। फर्स्टली आपको दिया कंबशन, कंप्लीट ऑक्सीडेशन इन दिस CO2 H2O हीट एंड लाइट इज प्रोड्यूस्ड। आपको पता है कंबशन में क्या होता है, कंप्लीट कंबशन होता है तो CO2 H2O और हीट प्लस लाइट ये इवोल्व आउट होते हैं, लेकिन इन कंप्लीट कंबशन में कार्बन मोनोऑक्साइड इवोल्व होती है आपकी। ठीक है, कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन डिफरेंट स्टेट के अंदर होएगा। जो ऑक्सीडेशन होगा आपका एल्कीन ऑन रिएक्शन विद कोल्ड डाइल्यूट एक्वस सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम पर मैग्नेट। ठीक है, इसको आप बेयर रिएजेंट भी बोल सकते हैं। प्रोड्यूस विसिनल ग्लाइकोल्स, डीकलराइजेशन ऑफ KMnO4 सॉल्यूशन इज यूज्ड एज फॉर टेस्ट फॉर सैचुरेशंस। जैसे इनके केस में अगर आप बात करते हो KMnO4 की प्रेजेंस में अगर आप रिएक्शन को कैरिड आउट करवाते हो, इथीन को जिस टाइम आप नेसेंट ऑक्सीजन की प्रेजेंस में KMnO4 के साथ रिएक्ट करवाओगे तो आपके पास इथिलीन ग्लाइकोल की फॉर्मेशन होगी।
यानी ये क्या होता है, एक अल्कोहलिक ग्रुप होता है, दोनों तरफ, ये इसको आप ऐसे लिख सकते हो ना, दोनों तरफ क्या है, OH ग्रुप अटैच है। ठीक है, ये क्या आपके इथिलीन ग्लाइकोल एंटी फ्रीजिंग एजेंट की तरह आप इसको यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट आपको प्रोपीन का केस दिया है, नेसेंट ऑक्सीजन की प्रेजेंस में वही KMnO4 लोगे आप, साथ में रिएजेंट प्रोपेन 1,2 डायोल की फॉर्मेशन होगी, प्रोपेन 1,2 डायोल की फॉर्मेशन होगी। इफ नेक्स्ट एसिडिक पोटेशियम परमैग्नेट या फिर एसिडिक पोटेशियम डाइक्रोमेट ऑक्सीडाइज्ड एल्कीन टू कीटोन एंड एसिड डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ एल्कीन एंड एक्सपेरिमेंटल कंडीशंस, अंडर एक्सपेरिमेंटल कंडीशंस ऑक्सीडेशन करोगे आप कंसनट्रेटेड KMnO4 की प्रेजेंस में, जैसे इथीन लिया, KMnO4 की प्रेजेंस में फॉर्मिक एसिड की फॉर्मेशन हुई, प्लस क्या मिला आपको, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर रिलीज आउट हुआ। जैसे प्रोपीन के केस में नेसेंट ऑक्सीजन प्लस कंसनट्रेटेड KMnO4 लिया, एथेनोइक एसिड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का रिमूवल हुआ। ठीक है, ये आपकी रिएक्शन इस तरीके से ऑक्सीडेशन की रिएक्शन कैरिड आउट होती है। नेक्स्ट लेक्चर में हम पॉलीमराइजेशन और एल्काइंस को स्टार्ट करेंगे। आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे स्टूडेंट्स।